गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी यानी एक चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने बंद अर्थव्यवस्था का जो है के तहत हमने जो है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह देखा था। इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल और विदेशों के साथ लेन देन को ध्यान में नहीं रखा था। अब हम चारों क्षेत्र की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली जो है उसको हम देखेंगे कि जिसमें हम घरेलू क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और साथ साथ हम विदेशी क्षेत्र को भी अब इसमें शामिल कर लेंगे और इसलिए जो हमारा जो मॉडल है वो फोर सेक्टर जो है सिस्टम या मॉडल बन जाएगा। अब देखिए, विदेशी या बाकी विश्व को शामिल करने से हम ये स्वीकार करते हैं कि एक आर्थिक प्रणाली में सकल राष्ट्रीय उत्पाद आवश्यक नहीं कि घरेलू क्षेत्र, व्यवसायिक फर्म और सरकार द्वारा प्राप्त जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योगफल है उसके समान हो। और यदि किसी समय अवधि में आर्थिक प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात को दिखाती है तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं, उत्पादकों और सरकार द्वारा प्राप्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा देश के अंदर पैदा की गई मात्रा से कम है। दूसरी ओर यदि आर्थिक प्रणाली शुद्ध आयात दर्शाती है तो इसका अर्थ है कि घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारिक फर्मों और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा देश के अंदर उस विशेष समय में पैदा की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से अधिक है। चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आय के घरेलू चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन को प्रकट करते हैं। ठीक है। और लिप्से ने देखिए इस बारे में कहा है कि बाद में मुद्रा का जो भी कुछ हो, निर्यात की क्रिया चक्रीय प्रवाह में मुद्रा राशियों का इंजेक्शन करती है। तो एक्सपोर्ट्स आर अ काइंड ऑफ इंजेक्शंस इनटू द जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरी ओर आयात की अगर हम बात करें तो आयात के कारण चक्रीय प्रवाह में से निकास या एक तरह से हम कहते हैं विड्रॉवल होता है। जब परिवारों द्वारा आय को आयात की गई वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और घरेलू वस्तुओं पर नहीं, तो विदेशी फर्मों की आय पैदा होती है। इस संबंध में भी देखिए लिप्से ने कहा है कि मुद्रा का बाद में कुछ भी हो, आयात की क्रिया से मुद्रा राशियां चक्रीय प्रवाह से बाहर निकल जाती हैं। तो अब देखिए चार क्षेत्रीय जो चक्रीय प्रवाह का एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है शुद्ध विदेशी निवेश यानी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो घरेलू अर्थव्यवस्था और बाकी विश्व में निवेश के प्रवाहों और प्रति प्रवाहों के अंतर द्वारा नापा जाता है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जो तत्व है जो फोर सेक्टर मॉडल में वो है अंतरण भुगतान, जो घरेलू अर्थव्यवस्था अनुदानों के रूप में बाकी विश्व से देखिए प्राप्त करती है। अब देखिए इन्हें आयात और निर्यात अथवा विदेशों से निवेश के खाते में शामिल नहीं किया जाता। इसे घरेलू आय प्रवाह में एक इंजेक्शन मानना चाहिए। इसके विपरीत घरेलू अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए अंतरण भुगतान आय के घरेलू प्रवाह में से विड्रॉल या निकास के रूप में होता है। अब चार क्षेत्रीय जो आर्थिक प्रणाली है उसमें वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रा के प्रवाहों और प्रति प्रवाहों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से कार्य करती चली जाती है। अर्थव्यवस्था में विस्तार, संकुचन या स्टैग्नेशन या स्थिरता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि सम्मिलित जो चर हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं और किस प्रकार विभिन्न प्रवाह एक दूसरे के साथ समन्वित रूप से एडजस्ट और पुनः एडजस्ट करते हैं। देखिए उत्पादन, आय और खर्च के प्रवाहों की पूरी तस्वीर जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और देखिए इस डायग्राम में जो है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं वो दिखाया गया है। और चक्रीय प्रवाह का जो ढंग है, पैटर्न है, वो न केवल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, आय है, खर्च है उसको निश्चित करता है बल्कि इस बात की भी व्याख्या करता है कि किसी एक या दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप आर्थिक क्रिया में परिवर्तन होते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद वस्तुओं और सेवाओं के कुल प्रवाह से निर्धारित होता है जो व्यवसायिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को होता है। इसमें निवेश वस्तुओं का प्रवाह भी शामिल है जो व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर ही विभिन्न फर्मों में होता है। सकल राष्ट्रीय खर्च उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार के द्वारा कुल खरीद से निश्चित होता है।
इसमें विदेशों से की गई खरीद भी शामिल होती है। यदि एक देश के आंतरिक और बाह्य लेखे का संतुलन की हालत में है तो कुल आय, खर्च और आय सदा समान रहते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से फ्लोज और काउंटर फ्लोज होते हैं इनकम के, सब इसमें मेंशन कर रखे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली बात तो है कि इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का हमको ज्ञान कराता है। आय, खर्च, उत्पादन के चक्रीय प्रवाह जो होता है, देखिए अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का पूरा और स्पष्ट ज्ञान हमको इससे मिलता है और ये भी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से कार्य कर रही है अथवा नहीं। दूसरी बात, इट गिव्स नॉलेज अबाउट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। संतुलन और असंतुलन का ज्ञान हमको इससे होता है। विभिन्न प्रवाह में देखिए जितने भी अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं उसमें पूरा समंजन और तालमेल है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन पाया जाता है। दूसरी ओर यदि विभिन्न प्रवाहों में समंजन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, असंतुलन होगा। फिर उपभोक्ताओं और उत्पादकों की परस्पर निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी हमको इससे पता चलती है कि किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह, देखिए उत्पादक और किस प्रकार से उत्पादक उपभोक्ताओं पर निर्भर है और किस प्रकार से उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर है। तो इस प्रकार से देखिए उत्पादक जो है वो परिवारों से उत्पादन साधन प्राप्त करते हैं जिसके बदले में परिवारों को आय प्राप्त होती है। परिवार इसी आय से उत्पादक द्वारा पैदा की गई वस्तुओं को खरीद करते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस हमको पता चलती है। फिर इफेक्ट्स ऑफ इंजेक्शंस और लीकेजेस क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, वो भी हमको जो है इससे पता चलता है। चक्रीय प्रवाह में देखिए निवेश, निर्यात आदि की जो वृद्धि है वो इंजेक्शन मानी जाती है। दूसरी ओर बचत है, आयात है, उसको हम लीकेजेस या रिसाव मानते हैं। यदि इंजेक्शन रिसाव की तुलना में ज्यादा होता है तो आर्थिक क्रिया का क्या होता है, विस्तार होता है। इसी प्रकार अगर रिसाव इंजेक्शन की तुलना में अधिक है तो आर्थिक क्रिया में संकुचन होता है। फिर इट गिव्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट्स क्या है, बाजारों का महत्व क्या है, इसको भी ये बताता है। चक्रीय प्रवाह के देखिए जो विश्लेषण है वो आधुनिक जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें घरेलू, व्यवसायिक, सरकार और विदेशी क्षेत्र में सीधे लेन देन देखिए नहीं होते हैं। सभी लेन देन वस्तु बाजार और पूंजी बाजार के माध्यम से होते हैं। विभिन्न क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रा के प्रवाह वस्तु बाजार और पूंजी बाजार में से होकर निकलते हैं। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन बाजारों का विशेष महत्व है। फिर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो ट्रेंड्स हैं, स्फीतिक और अस्फीतिक झुकाव हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। यदि अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन रिसाव से ज्यादा होंगे तो कुल खर्च आय या उत्पाद से अधिक होगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, अर्थव्यवस्था में स्फीतिक झुकाव होंगे। दूसरी ओर अगर इंजेक्शन की तुलना में रिसाव ज्यादा है तो कुल खर्च का प्रवाह जो है वो आय या उत्पादन के प्रभाव से कम होगा और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में अपस्फीति या डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स की स्थिति होगी। फिर गुणक की शक्ति या इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीप्लायर का भी पता चलता है। तो यदि एक देश में देखिए आय के चक्र प्रवाह में रिसाव जैसे बचते काफी ज्यादा हैं तो इससे निवेश गुणक की शक्ति बहुत कम होगी और निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में वृद्धि बहुत कम मात्रा में होगी। इसके विपरीत यदि आय के चक्र प्रवाह में रिसाव बहुत कम है तो गुणक की जो शक्ति है वो अधिक होगी। इसी हालत में निवेश में थोड़ी वृद्धि से आय में काफी वृद्धि हो सकेगी। फिर इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या है, इसकी राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका महत्व क्या है वो भी हमको पता चलता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन विभिन्न क्षेत्रों की प्राप्तियां, भुगतान के आंकड़ों पर आधारित होते हैं और वही निष्कर्ष चक्रीय प्रवाह के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद, आय और खर्च के प्रवाहों की सहायता से अधिक सरल और आकर्षक ढंग से निकाले जा सकते हैं। फिर व्यापारिक चक्रों के लिए भी बहुत महत्व है। इट हैज इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस साइकिल्स ऑल्सो। यदि चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन रिसाव की तुलना में ज्यादा होंगे तो सभी जो वेरिएबल्स हैं उनके बढ़ने का झुकाव होता है जो व्यापार चक्र में विस्तार की अवस्था को प्रकट करता है, एक्सपांशन को बताता है। इसके विपरीत जब इंजेक्शन रिसाव की तुलना में कम होंगे तो अर्थव्यवस्था में सभी जो वेरिएबल्स हैं उनका आकार घटेगा और जो कि कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की हालत को प्रकट करते हैं। तो दे शो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड साइकिल्स इन द इकोनॉमी। फिर मौद्रिक नीति का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी।
इसका भी हमको इससे पता चलता है यदि अर्थव्यवस्था में अस्फीति या मंदी की अवस्था है तो इस पर काबू पाने के लिए मुद्रा और साख को बढ़ाने की नीति केंद्रीय बैंक अपनाएगा और इससे अर्थव्यवस्था में रिसाव की तुलना में इंजेक्शन अधिक शक्तिशाली हो सकेंगे और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सकेगी। और इसके विपरीत अगर स्फीति है, तेजी है की हालत है तो केंद्रीय बैंक मुद्रा और साख की मात्रा को घटाने की नीति अपनाएगा और इससे चक्रीय प्रवाह में जो है इंजेक्शन की तुलना में रिसाव अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जिससे स्फीति और तेजी पर काबू पाकर आर्थिक स्थिरता हम फिर से ला सकेंगे। फिर राजकोषीय नीति का क्या महत्व है, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। यदि देश में मंदी या बेकारी की स्थिति है तो आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव इंजेक्शन की तुलना में अधिक करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति संबंधी उपाय जैसे सरकार में खर्च में वृद्धि, करों में कमी, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि अपनाती है और इससे रिसाव में कमी और इंजेक्शन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की हालत में संतुलन प्राप्त कर सकती है। और इसके ऑपोजिट अगर तेजी या स्फीति की अवस्था है तो सरकार खर्च में क्या करेगी, कमी करेगी, करों में वृद्धि करेगी और लाभ के बजट जैसी नीतियां अपनाएगी, जिससे कि इंजेक्शन को रिसाव की तुलना में घट जाएगा और दोबारा संतुलन जो है वो वापस पूर्ण रोजगार की हालत में प्राप्त किया जा सकेगा। फिर व्यापारिक नीति का जो महत्व है वो भी हमको इसको पता चलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड पॉलिसी क्या है इकोनॉमी में, तो देखिए सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए और आयातों को कम करने वाली जो नीतियां अगर सरकार अपनाती है तो उससे विदेशों के भुगतान के प्रवाह घट सकेंगे और विदेशों से प्राप्तियों के प्रवाह में वृद्धि हो सकेगी। इससे देश भुगतान संतुलन के घाटे की हालत पर काबू पा सकेगा। तो ये सारा जो एनालिसिस है इससे ये स्पष्ट होता है कि आय, उत्पादन और खर्च के चक्रीय प्रवाह न केवल आर्थिक विश्लेषण बल्कि आर्थिक नीति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।